बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस असल में हमारे जिस्म के इर्द गिर्द हमारा एक इन्वायरमेंट है। हमारे इस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे जिस्म के इर्द गिर्द धूप है, टेम्परेचर है, विंड है, वाटर वेपर्स हैं। हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हमारे जिस्म के अंदर हमारे जिस्म की बॉडी एक्टिविटीज पर असरअंदाज होता है? इसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखिए, बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिस्म के अंदर भी एक इन्वायरमेंट है जिसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट से मुराद क्या है? यकीनन हमारे जिस्म के अंदर एक ख़ास अल्लाह ताला ने ब्लड का प्रेशर रखा है। हमारे जिस्म के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर है जो कि 37 सेंटीग्रेड या 98.6 सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर के अलावा हमारे ब्लड में एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है जो कि 120 mg ओवर 100 cm क्यूब या ml ऑफ द ब्लड है। सॉल्ट्स का एक लेवल है, वाटर का एक खास लेवल है। हमारे जिस्म के अंदर ये तमाम जो मैकेनिज्म और तमाम जो कंडीशंस हैं वो अपने एक खास नॉर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हैं, और इस पॉइंट को हम सेट पॉइंट भी कहते हैं। तो होम्योस्टैसिस में डियर स्टूडेंट्स हमारे बॉडी कंडीशन के कुछ सेट पॉइंट्स हैं। और सेट पॉइंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल लेवल जैसे 37 सेंटीग्रेड, जैसे 120 mg हमारा ग्लूकोज लेवल। तो अब यहाँ पर इस इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का असर होता है? जी बिल्कुल होता है। तो होम्योस्टैसिस क्या है? अगर हम सादा लफ्जों में कहें, जो ऐसा कि हमारी बुक्स में है कि होमोस्टैसिस डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट द सेट पॉइंट एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द फ्लक्चुएशंस। इसका मतलब यह है कि होमोस्टैसिस असल में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को तब्दील नहीं होने देता, वो फ्लक्चुएट नहीं होने देता, वो मुतासिर नहीं होने देता एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियां हो रही हैं, उन तब्दीलियों का असर आपके इंटरनल कंडीशंस पर ज़रूर होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ख़ास मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जो कि इस इंटरनल बॉडी कंडीशंस को उनके सेट पॉइंट से बहुत ज़्यादा हिलने नहीं देता। अब ये सेट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब सेट पॉइंट में हमारे सिलेबस में शामिल है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है वाटर बैलेंस का मेंटेनेंस। यकीनन जब वाटर बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर चेंज होगा, तब्दील होगा, तो अगर कम होगा तो हमें उसकी ज़रूरत महसूस होगी, और ज़रूरत महसूस होगी तो हमें प्यास लगेगी। और अगर वाटर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो हमें यूरिन फील होगा, और यूरिन के ज़रिए वो हमारे जिस्म से बाहर निकल जाएगा। थर्मो रेगुलेशन, यकीनन टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना है। हो सकता है कि हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, उसको नॉर्मल 98.6 पर लाना या 37 सेंटीग्रेड पर लाना, या कम हो रहा हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का बरह रास्त ताल्लुक है इंजाइम्स के साथ। अगर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुई तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हमारे बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं, और बहुत लो टेम्परेचर पर वो काम नहीं करेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। इसके अलावा एक्सक्रीशन, जी ये भी होमोस्टैटिक कंडीशन में आएगा। और एक्सक्रीशन में हमने क्या देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में टॉक्सिक वेस्ट बन रही हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और कोई ड्रग्स अगर हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उनके इफेक्ट्स हैं, उनको जिस्म से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि हमारे ब्लड के होम्योस्टैटिक लेवल को, हमारे ब्लड की कंपोजिशन को तब्दील कर रहे हैं, और उनका निकलना जरूरी है। तो एक्सक्रीशन भी होम्योस्टैटिक कंडीशन में ही आएगा। तो फिर ये होम्योस्टैसिस जो है, इसका बुनियादी रूल क्या है? ये होम्योस्टैसिस किस तरह से काम करता है? इसको डेफिनेटली हमने पढ़ना है एक प्रॉपर मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे
यहाँ पर हम सिर्फ बात ये करेंगे कि होमोस्टैटिक मैकेनिज्म में स्टिमुलाई होते हैं या स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है कोई भी फैक्टर, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर वो स्टिमुलस कहलाता है। जैसा कि आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, या आपको 15-12 घंटे हो चुके हैं कुछ खाया नहीं, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो ये एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। जी बिल्कुल, रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स जो हैं उस पैगाम को भेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन तमाम मालूमात को इकट्ठा करने के बाद अपने कुछ पैगामात मोटर न्यूरॉन के जरिए भेजता है इफेक्टर्स को। देखें, इफेक्टर्स जो हैं ये हमारे दो ही हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। ये इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करते हैं, और रिस्पॉन्स के नतीजे में हमारी बॉडी में सेट पॉइंट दोबारा मेंटेन हो जाता है, दोबारा चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ये मैकेनिज्म हमने पढ़ना है। और यहाँ पर हमने ये देखा कि होमोस्टैसिस क्या है। होमोस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन मैकेनिज्म। और ये इंटरनल बॉडी कंडीशन मैकेनिज्म जो है इसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ प्लांट्स का जिक्र भी है, तो पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्लांट्स में, देखिए प्लांट्स में जो होम्योस्टैसिस है उसमें, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, देखिए प्लांट्स के अंदर होम्योस्टैसिस जो है वो बड़ी सिंपल है। क्यों? क्योंकि उनका इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कर देते हैं। इन्वायरमेंट को जो है वो डायरेक्ट ही अपना तबादला कर लेते हैं। जैसा कि नंबर 1, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स ने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए उनके पास है स्टोमेटा। उन स्टोमेटा के जरिए इन दोनों गैसों को वो रिमूव भी करते हैं, और अगर ज़रूरत है तो उसको बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर ले भी आते हैं। तो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए इनके पास है स्टोमेटा। और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। जी बिल्कुल, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना या बाहर निकलना, एस्केप होना, इट इज डिफ्यूजन। ऑक्सीजन का एंटर होना या फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट से ऑक्सीजन का रिलीज होना इज आल्सो डिफ्यूजन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की भी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर भी प्रॉब्लम है प्लांट के लिए। तो उस एक्स्ट्रा वाटर के रिमूवल के लिए क्या मैकेनिज्म है? देखिए, एक मैकेनिज्म तो बड़ा सिंपल है और वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हम जानते हैं कि इट इज द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। बुखारात की सूरत में, वेपर्स की सूरत में पानी का पत्तों के सुराख स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इस तरह पौधा अपने एक्स्ट्रा पानी से जान छुड़वा लेता है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर पत्तों में खास किस्म के ग्लैंड्स हैं जनाब, और उन्हें ग्लैंड्स को कहा जाता है हाइडाथोड्स। और पानी का कतरों की सूरत में निकल जाना इज कॉल्ड ग्यूटेशन। तो जनाब ग्यूटेशन की मदद से, ग्यूटेशन की वजह से बहुत सा एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। और इस तरह उस पानी के साथ बहुत से टॉक्सिक वेस्ट भी निकल जाते हैं, और प्लांट जो है वो छुटकारा हासिल कर लेता है। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन द बॉडी लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट प्लांट्स में बहुत सी जगहों पर स्टोर हो जाता है, और क्रिस्टल्स की सूरत में उनके पत्तों स्टेम से वो निकलता है और उनमें जमा होता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल लेंगे टोमेटो की। टोमेटो में
जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये डिपॉजिट हो जाता है, और ये उन पत्तों के झड़ने पर, शेडिंग पर पौधा इनसे जान छुड़वा लेता है। ठीक है जी। और दरख्तों में, जी दरख्तों में रेजन्स और गम्स, कॉनिफेरस ट्रीज, वो दरख्त जो शुमाली इलाका जात में है, मरी में हैं, जो चीड़ के दरख्त कहलाते हैं, उनके तनों से गोंद सी निकल रही होती है, उसे रीजन या गम्स कहते हैं। किक्कर के दरख्तों से भी लेटेक्स निकल रही होती है, रबर प्लांट से भी निकल रही होती हैं। तो ये उनके टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जिससे वो छुटकारा हासिल कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। अच्छा, अब हमने प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, कि उनमें जो, क्या कहना चाहिए, कि जो प्लांट्स में वाटर लेवल है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। प्लांट्स को हमने तीन ग्रुपों में जी तकसीम किया है। अच्छा जी। और वो तीन ग्रुप्स कौन से हैं? देखें जी, वो तीन ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो, नंबर वन, ऐसे प्लांट्स जिन प्लांट्स को हम ये कहते हैं कि ये पौधे तो जी नॉर्मल हालात में रहने वाले पौधे हैं। ठीक है जी। और इनको हमने नाम दिया है हाइड्रोफाइट्स का। और ऐसे प्लांट्स जिन के बारे में हमने ये कहा है कि ये नॉर्मल होते हैं, वो हैं मीजोफाइट्स। अब मीजोफाइट्स जो हैं उनके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स में हमारे पास नंबर वन पर आ जाते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रा का मतलब है पानी, और पानी में पाए जाने वाले, जी बिल्कुल, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स, इन प्लांट्स को, हाइड्रोफाइट्स को वाटर प्लांट्स भी कहा जाता है। और ये वाटर प्लांट्स जो हैं ये पानी में पाए जाते हैं। लिली है, या तो ये मुकम्मल डूबे हुए होते हैं या ऊपर तैर रहे होते हैं। इन्हें हम कहेंगे कंप्लीटली सबमर्ज्ड या पार्शली। अब इन मैकेनिज्म क्या है? बड़ा सादा सा है, क्योंकि ये 24 घंटे पानी में है, और पानी ही इनके सेल्स में जा रहा है, और बहुत ज्यादा पानी जाने से ही इनके सेल्स फटकर मर सकते हैं। तो इनके स्टोमेटा जी अपर एपिडर्मस में होते हैं। इनके स्टोमेटा जो हैं वो होते हैं अपर एपिडर्मस में। ठीक हो गया जी। सो इनके जो स्टोमेटा हैं वो अपर एपिडर्मस में इनके स्टोमेटा होते हैं। अच्छा, और मुकम्मल तौर पर पानी वहां से निकलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी को अपने सेल्स में से रिमूव कर पाते हैं। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं जीरोफाइट्स की तरफ। इन्हें डेजर्टेड प्लांट कहते हैं, सहरा में पाए जाने वाले पौधे। डेजर्टेड प्लांट्स की जनाब बहुत सी अडॉप्टेशंस हैं, और उन अडॉप्टेशंस में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नंबर वन, कि डेजर्टेड प्लांट्स जो है ना, इनकी क्यूटिकल बहुत मोटी होती है। क्यों? इसलिए, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, इसलिए कि इन्होंने पानी बचाना है, शदीद गर्मी है, और पानी जो है वो अगर ज्यादा लॉस्ट हो गया ट्रांसपायरेशन की सूरत में, तो इनके लिए तो बहुत मसला होगा और ये पौधे मर जाएंगे। तो बहुत मोटी क्यूटिकल होती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। इसके अलावा इनके पास बहुत कम तादाद में स्टोमेटा होते हैं, बहुत कम तादाद में लोअर एपिडर्मस में होते हैं। वेरी लेस, वेरी लेस स्टोमेटा, बहुत कम तादाद में स्टोमेटा है जी। और कम तादाद में स्टोमेटा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। और इनके जो स्टोमेटा है वो सनकन स्टोमेटा है जी, अंदर धंसे हुए हैं ताकि कम से कम हीट इन तक पहुंच सके। इसके अलावा इनके अंदर कुछ सेल्स हैं जिनकी थैलियां हैं, उन्हें कहते हैं सकुलेंट सेल्स। सकुलेंट सेल्स, जैसा कि हमारे यहाँ पर गवार गंदल, जिसे एलोवेरा कहा जाता है, एलोवेरा के पौधे को
काट कर उसके पत्ते को अंदर से एक गोंद-नुमा जेली निकाली जाती है, जो कि लोग खाते भी हैं और चेहरे पर लगाते भी हैं। वो जो जेली लाइक टिश्यूज़ हैं जी, वो सक्युलेंट सेल्स हैं। वो पानी को स्टोर कर लेते हैं और कैक्टस और इस तरह के पौधों में ये आम है, ताकि बवक्त ज़रूरत इन ज़ख़ीरा-शुदा सेल्स में से पानी को लेकर जो है वो इस्तेमाल किया जा सके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जनाब, अब तीसरे नंबर पर हमारे पास है हेलोफाइट्स। तो जनाब, हेलोफाइट्स कैसे पौधे होते हैं? जी, हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं विच लिव इन द सी वाटर एंड आर एडेप्टेड टू द साल्टी एनवायरनमेंट। हमने समंदर के करीब सिंध वाली साइड पर कोस्टल एरियाज पर देखा है मैंग्रोव प्लांट्स को। ऐसे प्लांट्स जो कि बाहर उग तो रहे होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें भी बाहर होती हैं। उन्हें मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं। ये मैंग्रोव प्लांट्स जो हैं, और इस तरह के और बहुत से प्लांट्स जो हैं, जो समुद्री पानी के बेइंतहा ज्यादा नमक की कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं, इन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो हेलोफाइट्स फाउंड इन द सॉल्ट वाटर, जो इंतहाई नमकीन पानी में भी ग्रो कर जाएं। अब होता यह है कि साल्ट इनके सेल्स में एंटर होता है और फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको बाहर निकालते रहते हैं। और इनके जो है सैप ऑफ वैक्यूल जो है इन प्लांट्स का, वो हाइपरटोनिक रहता है। और ये पौधे जो हैं, इनके पास खास मैकेनिज्म है जो कि साल्ट को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है और उन कंडीशन में सरवाइव करता है। तो जनाब, यहाँ तक बात थी हमारे प्लांट पोर्शन की, कि प्लांट्स में होमियोस्टेसिस में क्या क्या होता है। हमने पढ़ा देखा कि होमियोस्टेसिस में प्लांट्स में वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए, पानी को जो है ट्रांसपायरेशन और गटेशन के जरिए, और कैल्शियम ऑक्सलेट को पत्तों में, और रेजन्स गम्स को दरख्तों की छाल से बाहर निकालकर होम्योस्टैटिक मेंटेन करता है। फिर हमने देखा कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के मुताबिक पौधों को हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स में जो है डिवाइड किया जाता है, और वो किस तरह से सरवाइव करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास अब होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन की बात आ जाती है। देखिए, होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन में हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो तो है, बहुत से हमारे सिस्टम्स जो है वो होम्योस्टैटिकली काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में शामिल है स्किन, लंग्स और किडनी। हमने इन्हीं को ही डिस्कस करना है। तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जी, और स्किन का काम है होम्योस्टैटिक को मेंटेन करना। कैसे? आइए देखते हैं। पहले तो हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। देखिए, होम्योस्टैसिस में स्किन का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्किन की दो लेयर्स हैं, एक एपिडर्मस ऊपर वाली, और एक डर्मस, डर्मस जो कि है नीचे वाली। अब देखें, ये जो है ना छोटी, ये है एपिडर्मस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुकम्मल है डर्मस। तो स्किन का काम क्या है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हाँ जी, और स्वेटिंग कंट्रोल करना। और इसके अलावा स्किन जो है वो कूलिंग इफेक्ट देती है। जब हमें शदीद गर्मी लगती है, हमारी स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है। तब स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है, तब ये स्किन ही है जो कि हाई टेम्परेचर को लो करती है। स्वेटिंग के जरिए पसीना आता है और हमें कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और स्किन ठंडी हो जाती है। इसके अलावा जब हमें सर्दी लगती है, तो सर्दी में जो है, हाँ, और ये भी याद रखिए कि स्वेटिंग में जो पसीना निकलता है जनाब, उस पसीने में यूरिया भी है, उस पसीने में सोडियम क्लोराइड भी है, और वाटर भी है। तो ये भी रिमूव हो जाता है जिस्म से बाहर। और जब हमें सर्दी लगती है तो शिवरिंग होती है। शिवरिंग का मतलब है कपकपाना। और इसके अलावा हमारे जिस्म के जो बाल हैं, उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपकी स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं। उन्हें गूज बम्प्स कहा जाता है, उन्हें गूज बम्प्स कहा जाता है। चूंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं हेयर के, इसलिए इसलिए गूज बम्प्स में एनर्जी इस्तेमाल हुई है, हीट की फॉर्म में रिलीज हुई है, और वो हीट एनर्जी आपको मिल गई है।
हीट एनर्जी के मिलने से आपको फायदा ये हुआ है कि आपकी सर्दी थोड़ी कम हो गई है। तो अब आ जाते हैं हम लंग्स की तरफ। देखिए, लंग्स को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है गैसियस वाले चैप्टर में, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह एल्वियाई में दाखिल होती है और उसके बाद ऑक्सीजन शामिल होती है, और लंग्स जो हैं वो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बाइस बनते हैं। तो लंग्स भी होमोस्टेसिस कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। देखिए, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे जो हैं वो दो किडनी हैं, और इन दो किडनी, जिसको राइट और लेफ्ट किडनी हम कह रहे हैं, दोनों किडनी जो हैं वो आपके लोअर एब्डोमेन वाली जगह पर मौजूद हैं, और दोनों किडनीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक ट्यूब के साथ जिसका नाम है यूरिटर। और किडनी असल में खून में से चीजों को फिल्टर करते हैं। तो असल में हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, ये ब्लड को फिल्टर करता है जी। किडनी फिल्टर द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो बहुत से बच्चों को नहीं आइडिया होता कि अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो करता क्या है। तो जनाब, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है और साफ करके वापस भिजवा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन की सप्लाई है। आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही है, और साफ होने के बाद रीनल वेन के जरिए वापसी हार्ट में चला जाएगा ब्लड, और वहां जाकर उसमें ऑक्सीजन शामिल होगी। और जो कुछ भी ब्लड में से एक्स्ट्रा निकला है, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स और वाटर, वो इन यूरिटर के जरिए इस फूले हुए हिस्से ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। ये ब्लैडर टेम्परेली इसको स्टोर करेगा, और ये हमारे जिस्म के अंदर होता है जहां हम बेल्ट बांधते हैं। और उसके बाद ये यूरिथ्रा ट्यूब नाली के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाएगा। मेल्स में, मर्दों में, ये नाली जो है वो पीनस की लेंथ के बराबर होती है और बड़ी होती है, लेकिन फीमेल में ये यूरिथ्रा की जो नाली है ये छोटी होती है। ठीक है, और वेजाना से ऊपर होती है। इस छोटी नाली डक्ट के जरिए एक्स्ट्रा यूरिन जो है वो जिस्म से बाहर चला जाता है। तो अब ये तो ओवरऑल आपने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है। तो अगर हम एक इंडिविजुअल किडनी की बात करें कि हमारा जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और किडनी जो है वो कैसे काम करता है, तो अब हम एक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में अब हम बात करेंगे किडनी के कुछ हिस्सों की। अगर हम किडनी को ड्रॉ करें और किडनी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें, तो हमें किडनी में एक बाहर वाला हिस्सा नजर आता है जिसे कहा जाता है रिनल कॉर्टेक्स, और एक गहरे रंग का अंदर वाला जिसका नाम है मेडुला। और इस जगह से जो डिप्रेशन है, एक ट्यूब बाहर निकल रही है, यही यूरिटर है। और रीटर अंदर जाकर एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे कहते हैं पेल्विस। और इस किडनी में हमें कुछ पैरामिड नुमा स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इन्हें रिनल पैरामिड्स कहा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो
किडनी है, इसके लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में, जैसे कि मैंने कहा कि आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है और अंदर वाला गहरे रंग का मेडुला है। रेनल मेडुला जो है, ये वो मेन पार्ट है जहाँ पर मोस्टली कुछ खास ट्यूबों का नेटवर्क है जिसका नाम नेफ्रॉन है, क्योंकि असल में खून को फिल्टर करने वाले जो ट्यूब्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो नेफ्रॉन्स हैं। बाकी तो तमाम स्ट्रक्चर्स उसकी हिफाजत के लिए है। और एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस किडनी के पेल्वस और यूरिटर और इसके अलावा रिनल आर्टरी और रिनल वेन की सप्लाई भी मौजूद होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे असल उस स्ट्रक्चर को जो कि पाया जाता है यहाँ नेफ्रॉन में, और जिसका काम है दरअसल इस ब्लड को फिल्टर करना, और इसका नाम है नेफ्रॉन। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें नेफ्रॉन दिखाई गई है। नेफ्रॉन का ये पहला हिस्सा जो कि कप नुमा है, इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल। और उसके अंदर हमें ब्लड कैपिलरीज का सुर्ख रंग का एक गुच्छा नजर आ रहा है, उसका नाम है ग्लोमेरुलस। इन दोनों को इकट्ठा रिनॉल कॉर्पसल कहा जाता है। और जो नेफ्रॉन ट्यूब है, उसका इब्तदाई हिस्सा मुड़ा हुआ है। इब्तदाई मुड़े हुए हिस्से का नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या पीसीटी। तो इब्तदाई मुड़ा हुआ हिस्सा, प्रॉक्सिमल इब्तदाई कन्वोलेटेड मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल मींस ट्यूब। और उसके बाद नीचे आप देखें कि यू शेप एक ट्यूब है जिसको लूप ऑफ हेनले का नाम दिया गया है, और लूप ऑफ हेनले से ऊपर जा रहा है मुड़ा हुआ हिस्सा जिसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और अख्ताम हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट पर। इस कलेक्टिंग डक्ट में आप देखें कि बहुत से आपको नजर आ रहे होंगे कनेक्शन पॉइंट्स। ये कनेक्शन पॉइंट्स ये साबित करते हैं कि एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बहुत से, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि ये तमाम जो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स हैं, इनके नाम तो हमें पता चल गए कि बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का कौन सा हिस्सा है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये बहुत सी नेफ्रॉन्स के साथ इसका कनेक्शन है, इवन के सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ducts of different nephrons attach with the one collecting duct। तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं पेपिलरी डक्ट्स which drain into the renal pelvis। इसका मतलब ये है कि बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठी होकर जो है वो जाकर खुलती हैं रिनल पेल्वस में, और वहां से यूरिटर, और यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से होता हुआ जो है वो पहुंच जाता है यूरिन यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से जिस्म से बाहर। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स, कि आप देख रहे होंगे कि जो रीनल आर्टरी है, उस आर्टरी की दो शाखें हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल खून को लेकर जाने वाली वुमेन्स कैप्सूल में, और इफरेंट उससे दूर। और तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते ही हैं कि आखिर ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन काम किस तरह से करते हैं। नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को हम देखते हैं। देखिए, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में पहली बात, हमने इसके फंक्शन को, नेफ्रॉन के फंक्शन को हमने डिवाइड किया है दो स्टेप्स में। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन,